नमस्कार, मैं डॉक्टर भाऊसाहेब नळे सुंदरराव सोलंकी महाविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं और आज मैं आपके सामने भाषा और भाषा शिक्षण इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने भाषा शिक्षण का तात्पर्य एवं स्वरूप को विस्तृत रूप से देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम भाषा शिक्षण और भाषा तथा भाषा के विविध रूपों का विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भाषा शिक्षण और भाषा को देख लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि भाषाई कौशल्यों को विकसित करने वाली प्रक्रिया को हमने भाषा शिक्षण कहा है। आज के इस इकाई के अंतर्गत भाषाई कौशल्यों को विकसित करने में भाषा की जो भूमिका है उस भूमिका को और उसके बीच के सहसंबंधों को विस्तृत रूप से हम देखने वाले हैं। उसका कारण यह है कि विश्व में अनेक भाषाएं हैं। उन सभी भाषाओं के कौशल्यों को अगर छात्रों के अंदर या बालकों के अंदर एक साथ विकसित करना हो तो वह एक भी कौशल्य ठीक तरीके से विकसित कर नहीं पाएगा और उसकी वजह से उसका जो विकास होना चाहिए वह विकास हो नहीं पाएगा। और इसी अवरोधों को, इसी दिक्कतों को, इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विद्वानों ने भाषाई कौशल्यों को विकसित करने की दृष्टि से भाषा का मुख्यतः दो वर्गों में भेद किया गया है और उनमें से पहला है मातृभाषा और दूसरा है द्वितीय भाषा। मातृभाषा को हम प्रथम भाषा भी कहते हैं। इसके नाम से ही प्रतिध्वनित होता है कि मां की भाषा, अर्थात बालक जब मां की गोद में जिस भाषा को सीखता है उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। बालक अपने मां के पास या मां के सानिध्य में रहते हुए परिवार के सदस्यों के बीच या अपने मित्रों के बीच तथा रिश्ते नातेदारों के बीच जिस भाषा को सीखता है उस भाषा को हम मातृभाषा या प्रथम भाषा कहते हैं। बालक के विकास में, वृद्धि में, उन्नति में और प्रगति में यही एकमात्र भाषा है जो पूरी प्रभावत्मकता के साथ और पूरी क्षमता के साथ उसका साथ देने का कार्य करती है। उसका कारण यह है कि यह मातृभाषा जो है वह बालक बड़े आसानी से, सहज और स्वाभाविक रूप से इस भाषा को आत्मसात करता है। बिना किसी प्रयास के, केवल अनुकरण के द्वारा ही इस भाषा को वह आत्मसात करता है और इस कारण रागात्मक अनुभूति का भाव जो है इस भाषा के साथ बालक का जुड़ा हुआ होता है। और इसलिए अगर सभी प्रकार की शिक्षा अगर मातृभाषा के माध्यम से बच्चे को दी जाए तो वह पूरी क्षमता के साथ उस भाषा को वह आत्मसात करता है, उस भाषा के कौशल्यों को आत्मसात कर सकता है और जिस उद्देश्य से वह भाषा सीख रहा है और जिस उद्देश्य से उन कौशल्यों को वह आत्मसात करने का प्रयास कर रहा है वह उद्देश्य भी पूरा हो सकता है। और इस कारण विश्व में जितने भी शिक्षा विद्वान हैं उन सभी शिक्षा विद्वानों ने कहा है कि बालकों को उसकी मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा या ज्ञानार्जन करना चाहिए, तभी वह ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है और अपने उद्दिष्टों को भी वह पूरा कर सकता है। क्योंकि जो भाषा है उस भाषा के साथ उसके सामाजिक संदर्भ जुड़े हुए रहते हैं, उस भाषा के साथ परंपराएं जुड़ी रहती है, भाषा के साथ सांस्कृतिक संदर्भ जुड़े हुए होते हैं और उस भाषा
के माध्यम से ही उसकी अस्मिता का निर्धारण भी होता है। और इस कारण इन सभी गुणों के साथ उसकी रागात्मक वृत्तियां जुड़ी हुई रहती है और इस कारण वह आत्मीय भाषा उसकी होती है। और यह आत्मीयता के कारण ही उस भाषा के माध्यम से वह सभी प्रकार के ज्ञान को बड़े आसानी से आत्मसात कर सकता है। इतना ही नहीं तो यह जो मातृभाषा है उस मातृभाषा के माध्यम से वह अपने छोटे मोटे जो व्यवहार है वह व्यवहार भी बड़े आसानी से पूरा करता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो यह जो भाषा का अर्जन है वह अर्जन बालक जो है वह अनौपचारिक रूप से माँ के परिवार के रिश्ते नातेदारों के बीच या जो समाज है जो समुदाय है उन समुदायों के बीच इस भाषा को आत्मसात करते हुए इस तरह छोटे छोटे कौशल्यों को वह अपने अंदर विकसित करते हुए छोटे मोटे व्यवहार जो है वह पूरा करने का प्रयास करता है। लेकिन यह जो शिक्षा है जिसे हम औपचारिक रूप से भाषा शिक्षण का कार्य जो है वह शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत बालक की जो भाषा है जिस समाज में समुदाय में और क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उस भाषा के मानक रूपों से परिचित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत उस भाषाई कौशल्यों को विकसित किया जाता है अर्थात श्रवण कौशल्य, भाषण कौशल्य, लेखन कौशल्य और वाचन कौशल्य को विकसित करने का काम किया जाता है। साथ ही उस मातृभाषा के माध्यम से बच्चों पर ज्ञानात्मक संस्कार किए जाते हैं। उसी भाषा के माध्यम से बच्चों के संवेदनात्मक विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। इतना ही नहीं तो औपचारिक शिक्षा के माध्यम से मातृभाषा के माध्यम से बच्चों के अंदर कई प्रकार के कौशल्यों को विकसित करने का काम किया जाता है। और इस कारण भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है या भाषा शिक्षण में मातृभाषा या प्रथम भाषा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बच्चों को बालकों को उसकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा या ज्ञानार्जन किया जाएगा तब वह पूरी क्षमता के साथ बहुमुखी बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ वह उभर कर सामने आ जाएगा और सभी प्रकार की समस्याओं का निपटारा करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। इतना ही नहीं तो सभी क्षेत्रों में अपना नाम भी रोशन कर सकता है, सभी क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य भी कर सकता है या वर्तमान की सभी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर भी कर सकता है। और इसलिए जो बालक की मातृभाषा है उस मातृभाषा के माध्यम से बालक को पहले शिक्षित करना चाहिए, वो मातृभाषा के माध्यम से उस पर संस्कार करने चाहिए। मातृभाषा के सभी कौशल्यों को उसके अंदर पहले विकसित करना चाहिए। जब मातृभाषा के माध्यम से सभी क्षमताएं उसकी विकसित हो जाती है पूरी प्रभावनात्मकता के साथ वह उन क्षमताओं को अपनाकर सामाजिक व्यवहार एवं कार्य संपन्न करने लगता है तब जाकर उसको द्वितीय भाषा के कौशल्यों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ बालक की मातृभाषा जो है उसको कम महत्व दिया जाता है और जो द्वितीय भाषा है उस द्वितीय भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसकी वजह से बालक में न मातृभाषा के कौशल्य विकसित हो पाते हैं न द्वितीय भाषा के कौशल्य विकसित हो पाते हैं। और इस कारण आज के बच्चों की अवस्था जो है वह धोबी का कुत्ता घर का न घाट का की तरह बनती हुई हमें देखने के लिए मिलती है। यह भाषाई अवरोध जो है उस अवरोध को दूर करते हुए मातृभाषा ही एकमात्र हमारे सामने ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से ही हम बालक का विकास कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में उसका योगदान भी ले सकते हैं।
क्योंकि उसके साथ उसका रागात्मक संबंध जुड़ा हुआ होता है, उस भाषा के साथ उसकी अस्मिता जुड़ी हुई होती है, उस भाषा के साथ सांस्कृतिक संदर्भ जुड़े होते हैं, उस भाषा के साथ पारंपरिक संदर्भ जो है वह जुड़े हुए होते हैं, उस भाषा के साथ उसकी सभ्यता जुड़ी हुई होती है और इस कारण वह भाषा उसकी अपनी भाषा है, उसकी आत्मीयता की भाषा है और यही आत्मीयता की भाषा उसकी समग्रता के साथ उन्नति और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस कारण हमें मातृभाषा के माध्यम से ही उसकी पूरी क्षमताओं का विकास करना चाहिए और इसी पर ही हमें बल भी देना चाहिए। और जब यह पूरी क्षमताएं विकसित हो जाती है, व्यवहार इस भाषा के माध्यम से करने जैसा आत्मविश्वास उसके अंतर्गत आ जाता है, सभी प्रकार के विषयों का ज्ञानार्जन जब वह अपनी मातृभाषा के माध्यम से करता है, तब जाकर द्वितीय भाषा के गुण और कौशल्यों को उसके अंदर विकसित करने के लिए उसे प्रयास करना चाहिए। तब तक यह प्रयास किसी भी काम का नहीं और जिस उद्देश्य से हम ये प्रयास कर रहे हैं वह उद्देश्य भी हमारा पूरा होने वाला नहीं है। जब प्रथम भाषा के अंतर्गत के सभी गुण और कौशलों को विकसित करते हुए वह रचनात्मक कार्य करने लगता है, सभी प्रकार के ज्ञान का अर्जन करने लगता है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक विकास हो जाता है, तब द्वितीय भाषा के कौशल्यों को उसे आत्मसात करना चाहिए। द्वितीय भाषा के शिक्षा विद्वानों ने दो मुख्यतः उपभेद किए हैं। उनमें से पहला उपभेद है देशी भाषा, अर्थात मातृभाषा को छोड़कर देश के अंतर्गत अन्य जितनी भी भाषाएं बोली जाती है वे सभी भाषाएं द्वितीय भाषाएं कहलाई जाती है और वह देश के अंतर्गत बोली होने के कारण उसे देशीय भाषा के अंतर्गत उन्होंने रखा हुआ है। अब यह जो देशीय भाषाएं हैं, उन देशीय भाषाओं के भी विद्वानों ने दो उपभेद किए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से पहला उपभेद है समस्त्रोतीय देशी भाषा, अर्थात जिन भाषाओं का स्रोत समान है या जिन भाषाओं का उगम स्रोत एक ही है, उन भाषाओं को उन्होंने समस्त्रोतीय भाषा कहा गया है। उदाहरण के लिए मराठी और हिंदी संस्कृत भाषा से विकसित भाषाएं हैं और इसी कारण मराठी और हिंदी समस्त्रोतीय भाषाएं हैं। इतना ही नहीं, आर्य परिवार से जो विकसित भाषाएं हैं उन भाषाओं को हम समस्त्रोतीय भाषाएं कहते हैं। अब ये जो समस्त्रोतीय भाषाएं हैं उनमें शब्द रचना में, उच्चारण में, अर्थ में या इन भाषाओं का जो व्याकरण रहता है उन व्याकरणों में अधिक मात्रा में हमें समानताएं देखने के लिए मिलती है और इस समानताओं के कारण समस्त्रोतीय भाषा के कौशल्यों को बच्चा या बालक बड़ी आसानी से आत्मसात कर सकता है। उसको आत्मसात करते समय या उस भाषा के माध्यम से ज्ञानार्जन करने के लिए, उस भाषा के कौशल्यों को आत्मसात करने के लिए बालक को अधिक कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ता और इस कारण मातृभाषा के कौशल्यों को विकसित होने के बाद समस्त्रोतीय जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के कौशल्यों को विकसित करने का प्रयास अगर बालक के अंतर्गत किया जाता है तब वह बच्चा बड़े आसानी से धीरे धीरे समस्त्रोतीय अन्य भाषाई कौशल्यों को भी वह आत्मसात करता है। दूसरा,
विद्वानों ने देशीय भाषा के अंतर्गत उपभेद बताया है विषम स्त्रोतीय भाषा, अर्थात जिन भाषाओं का उगम स्रोत भिन्न भिन्न या अलग अलग रहा है उन भाषाओं को उन्होंने विषम स्त्रोतीय भाषा के अंतर्गत रखा है। उदाहरण के लिए तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, इन भाषाओं का उगम स्रोत अलग अलग है। बालक को विषम स्त्रोतीय जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के कौशलों को आत्मसात करने के लिए, उन भाषाओं के माध्यम से ज्ञानार्जन करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस कारण पहले मातृभाषाई कौशलों को विकसित करना चाहिए, उस भाषा के माध्यम से ज्ञानार्जन करना चाहिए। उसके बाद समस्त्रोतीय भाषाई कौशलों को उसके अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, उस भाषा के माध्यम से ज्ञानात्मक संस्कार करने का प्रयास करना चाहिए। और जब समस्त्रोतीय भाषाओं के सभी कौशलों को वह आत्मसात करता है तब जाकर विषम स्त्रोतीय देशीय भाषाओं के कौशलों को उसके अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। और जब यह कौशल्य भी उसके अंदर पूरी क्षमताओं के साथ विकसित हो जाते हैं तब जाकर द्वितीय भाषा का दूसरा जो विद्वानों ने महत्वपूर्ण भेद बताया है विदेशी भाषा, तो उस भाषा के कौशल्य बालकों के अंदर विकसित करने का प्रयास जो है वह करना चाहिए। अब द्वितीय भाषा के रूप में जो विदेशी भाषा है उस विदेशी भाषाओं के भी दो उपभेद जो है वह किए जाते हैं। तो उनमें भी समस्त्रोतीय भाषाएं हमें देखने के लिए मिलती है और उनमें विषम स्त्रोतीय भाषाएं भी हमें देखने के लिए मिलती है। जब विदेशी भाषाओं के संस्कार बच्चों पर करने हैं, विदेशी भाषाई कौशल्य उनके अंदर विकसित करने हैं, तो सबसे पहले समस्त्रोतीय भाषाई कौशल्यों को बच्चों के अंदर विकसित करना चाहिए। समस्त्रोतीय भाषाओं के अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान के बालकों पर संस्कार करने चाहिए, तब वह आसानी से समस्त्रोतीय भाषा को आत्मसात कर सकता है, भाषाई कौशल्यों को आत्मसात कर सकता है। और जब इन क्षमताओं को वह अपने अंदर विकसित करता है तब विदेशी विषम स्त्रोतीय जो भाषाएं हैं उन भाषाओं के कौशलों को उसके अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। उन भाषाओं में जो ज्ञान भर पड़ा हुआ है उसका ज्ञानात्मक संस्कार उसके अंदर करना चाहिए। और जब इस तरह हम ज्ञानात्मक संस्कार करेंगे तब वह धीरे धीरे विषम स्त्रोतीय भाषाई कौशलों को अपने अंदर विकसित करेगा। उस भाषा में जो ज्ञान है उस ज्ञान को आत्मसात करेगा और उन कौशल्य और ज्ञान के सहारे वह अपनी रोजी रोटी कमाएगा, साथ ही देश तथा विश्व के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इतना ही नहीं तो कोई रचनात्मक महान कार्य जो है वह महान कार्य करके अपने पग चिन्ह पीछे भी छोड़ जाएगा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा के माध्यम से सबसे पहले बच्चों के अंदर मातृभाषा के कौशल्यों को विकसित करना चाहिए। मातृभाषा के माध्यम से सभी प्रकार का ज्ञानार्जन करना चाहिए, सभी प्रकार के संस्कार मातृभाषा के माध्यम से उसके अंदर करने चाहिए। तभी बालक का समग्रता के साथ, पूरी क्षमता के साथ ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक विकास हो पाएगा। और जिस उद्देश्य से बालक पर हम संस्कार कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से हम भाषाई कौशल्य विकसित कर रहे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति मातृभाषा के माध्यम से ही हो पाएगी। और जब मातृभाषा को पूरी तरीके से वह आत्मसात करता है, पूरे कौशल्यों को वह आत्मसात करता है, तब जाकर समस्त्रोतीय भाषाओं के कौशल्यों को उसके अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। उस भाषा के अंदर के जो ज्ञान है उस ज्ञान के संस्कार उसके अंदर करने चाहिए और तब जाकर विषम स्त्रोतीय जो
भाषा है उस भाषा के कौशल्य उनके अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। उसके ज्ञानात्मक संस्कार उस बालक पर करने चाहिए और इन सभी को आत्मसात करने के बाद फिर विषम स्त्रोतीय भाषा के संस्कार और विषम स्त्रोतीय भाषा के कौशल्यों को बालक के अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर औपचारिक शिक्षा के माध्यम से इस तरह के संस्कार अगर बालक पर हम करते हैं तो बालक पूरी क्षमताओं के साथ अपने अंदर के सभी गुणों को, अपने अंदर के सभी कौशल्यों को वह विकसित कर पाएगा और वह देश के निर्माण में, परिवार के निर्माण में, समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाएगा। रचनात्मक वह कार्य करेगा और अपने पग चिन्ह वह पीछे छोड़ेगा। तो शिक्षा में आज इस तरह का प्रयास होने की आवश्यकता है, इसी पर हमें बल भी देना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे भाषा के विभिन्न रूपों को लेकर। तब तक के लिए